सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर का सिलेबस है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसी में एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो बीएससी में तो आपके काम में आने वाला ही है। उसके अलावा आपको पीसीएस में भी काम में आता है, उसके बाद जीआईसी मेंस में भी काम में आने वाला है, और इसके बाद आपके पास केबीएस में भी आता है, एनबीएस में भी आता है, पीजीटी में भी आता है ये टॉपिक। और ये टॉपिक आपको बड़ा इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आप बस क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, और मैक्सिमम इस टॉपिक के सिर्फ 2 वीडियो लाऊंगा। 2 वीडियो में मैं पूरा ये चैप्टर कवर कर दूंगा, कुछ टॉपिक आज समझा दूंगा, इसके आज कुछ मेथड और कुछ मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप जरा ध्यान से समझिए, और बहुत ईजी है, शायद सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा जितने भी मैथमेटिक्स आपने ये आज तक पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती क्या है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें डी बाई डी एक्स आ जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जहां डिफरेंशियल मिल जाए वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स मीन्स डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी की 3 बाई डी एक्स की 3 एंड डॉट डॉट जो भी कुछ आ जाए वो सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री क्या होगी कि इसमें n डिग्री होगी, जैसे d की n या d की n वाई अपॉन dx की n, एक ऑर्डर में वो क्या होंगी, घटती चली जाएंगी, n-1 n-2 एंड सो, मतलब d की n फिर d की n-1 या d की n-2 इस तरीके से। या आप कह सकते हैं कि d की 4 होगा, फिर d की 3, d स्क्वायर d, ऐसे भी हो सकता है, एक ऑर्डर में घटती चली जाएंगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो कांस्टेंट लगा देगा 2 3 4 5 6 बहुत सारे क्या होंगे इसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। d का मतलब है d ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब है d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d की 3 का मतलब है d की 3 वाई अपॉन डी एक्स की 3, मतलब d का मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड या थर्ड वाला। ये भी समझ में आ गया होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती क्या क्या है, वो होती हैं आपके जैसे कि डी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं थोड़ा सी अभी आपको समझा देता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, मेथड कैसे हैं इसके, किस तरीके से यूज करेंगे इसे। देखिए ध्यान से समझिए, इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये इसका डेफिनेशन है, आप पढ़ लेंगे, कोई खास नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल आपस में हो रहा है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n ऑफ द फॉर्म कुछ इस फॉर्म की होगी, d की n y अपॉन dx की n, यह क्या है a1 d की n-1 y अपॉन dx की n-1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलता चला जाएगा। q बराबर q है, ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से राइट हैंड साइड है। q क्या है, q एक x का फंक्शन है, मतलब q की जगह कुछ भी हो सकता है, x, x स्क्वायर, साइन x, कोस x, कुछ भी हो सकता है, e की x। तो वो किस चीज का फंक्शन है q यहाँ पर, q यहाँ पर हमारे पास है x का फंक्शन है, और a1 a2 an-1 क्या है, कांस्टेंट है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, d क्या है, d ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर, d की 3, d की n एंड सो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसकी जगह d भी लिख सकते हैं, d की n, इसकी जगह d लिख सकते हैं, इसकी जगह d की n-2 लिख सकते हैं, और y चाहे आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर कट है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो समझ में भी अभी आ ही जाएगा अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है CF और एक पार्ट होता है PI। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा लीनियर, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला उसका CF निकालेंगे,
फिर उसका पी आई निकालेंगे। सी एफ का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। सी एफ निकालने के हमारे पास बहुत सारे नहीं हैं, 2 3 4 मेथड हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप पढ़ लेंगे और याद करेंगे कि सी एफ कैसे निकलेगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। उसके भी स्टेप बाय स्टेप कुछ मेथड है कि ई की एक्स आएगा तो पी आई कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो पी आई कैसे निकलेगा, साइन ए एक्स आएगा, साइन 2x आएगा तो पी आई कैसे निकलेगा, या अदर मेथड भी हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले सी एफ पर बात करते हैं, उसके बाद हम पी आई पे बात करेंगे और फिर कंप्लीट जोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन सी एफ और पी आई को अगर ऐड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमें सी एफ और समझना है कि सी एफ कैसे निकलेगा, उसके बाद थोड़ा पी आई समझेंगे धीरे धीरे। उसके बाद अच्छा उससे पहले एक और होता है ए एक्सिलरी इक्वेशन, थोड़ा ऐसी समझ लेंगे कि एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। एक्सिलरी इक्वेशन कोई कुछ नहीं है, डी की जगह एम रख देते हैं तो वो एक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। तो एक तो शब्द होता है ए जिसे एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, एक होता है सी एफ जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल देते हैं, एक होता है पी आई जिसे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन बोल देते हैं। और इन दोनों को ऐड कर देंगे सी एफ और पी आई को तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो चलिए पहले हम सी एफ निकालने के थोड़े मेथड समझ लेते हैं कि सी एफ हम निकालेंगे कैसे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास, इफ रूट्स आर, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा उसे हम सोल्व करेंगे तो उसके रूट्स निकल के आएंगे। तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब इस फॉर्म में m1 m2 और m3 एंड डॉट डॉट डॉट, भाई मैंने 3 ही लिखे हैं खाली। तो अगर इस फॉर्म में आएगा तो हम इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या हो जाता है c1, एक रूट्स आया e की m1x, अगर अगला आया है मतलब 2 वैल्यू आई हैं रूट्स की तो आगे हम c2 लिख देंगे और e की पावर लिख देंगे m2x, और अगर आगे और भी कोई रूट आया तो आगे और बढ़ा देंगे c3 e की m3x एंड सो ऑन। इस प्रकार जितने भी रूट्स आएंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाएंगे, कांस्टेंट लगाते चले जाएंगे c1 c2 c3 एंड डॉट डॉट, और जो m की वैल्यू आएगी जिसे हम रूट्स बोल रहे हैं उन्हें m1 m2 m3 मान लेंगे, वो यहाँ रखते चले जाएंगे। जैसे कि आपके पास आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टर करे, उसके रूट्स आए 1 2 3, तो 1 यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ रख दीजिए और 3 यहाँ रख दीजिए, यहीं तक करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, डिपेंड करेगा कि रूट कितने आए हैं। इसी प्रकार सेकंड है इसी में, इफ रूट्स रिपीट, मतलब रूट जो है रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक से आ रहे हैं, जैसे कि m1 आ गया, अगला भी m1 आ गया और भी लिख लो कोई m2 फिर m1 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं, या मत लिखिए 2 एक से आ गए इतने ही रहने दीजिए, या आप आगे m1 अब m2 लिख लीजिए, या आगे m3 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब 2 रूट एक से आए हैं या 3 रूट एक से आए हैं तो ऐसी स्थिति में रूट रिपीट हो गए। जब रूट रिपीट हो गए तो हम क्या करेंगे, सी एफ बराबर क्या करेंगे, जो रूट रिपीट हुए पहले उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे c1, एक बार रिपीट है तो c2x, और अगर आगे भी रिपीट होता तो आगे लिख देते c3x²। स्टेप बाय स्टेप x को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। c1 आया, रिपीट है c2x, और अगर और रिपीट है तो c3x²। इस तरीके से हम रिपीट करेंगे, लेकिन हमारे पास रिपीट सिर्फ 2 ही हैं, और e की पावर में m1x एक बार आ जाएगा प्लस, ये अभी क्वेश्चन में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद m2 अकेला है तो c1 आ गया, c2 आ गया, अब c3 लिखेंगे और e की पावर में कितना लिख देंगे m2x, ठीक है। और अगर आगे कोई और वैल्यू होती जैसे m3 होती तो आगे चले जाते c4 पर, e की m आगे और होती तो और आगे चले जाते, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन रिपीट वाले एक साथ आते हैं और आगे चलते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपके? चलिए और देखते हैं, इफ रूट्स अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, जैसे 2 + i3 5 + i6 कुछ भी हो सकता है,
तो हाँ, ऐसी स्थिति में हम सी एफ कितना लिखेंगे, C1 कोस और साइन आते हैं इसमें, कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी एंगल में, और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी ई की पावर में, बस यहीं तक लिखेंगे। कोस और साइन में आते हैं और अल्फा यहाँ पर चला जाता है। समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर इसी में रूट क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, जैसे कि रिपीट का मतलब इफ रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, एक आया फिर दोबारा से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ गया, मतलब और भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये रिपीट हो गए। तो यहाँ पर सी एफ क्या निकालेंगे ऐसी स्थिति में, हम भी रिपीट करेंगे, जैसे यहाँ पर रिपीट कराया ना C1 C2 को, ऐसे हम भी रिपीट करेंगे जितनी बार रिपीट हुआ। पहला कोस के लिए लिखते हैं C1, अब रिपीट करो C2x, और अगर आगे रिपीट होता तो हम और रिपीट कर देते, लेकिन आगे है नहीं। अब कोस के लिए लिख दिया हमने, ये आ गया कोस बीटा एक्स, बीटा यहीं पे आएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद साइन के लिए रिपीट करेंगे, जैसे C1 आ गया C2 आ गया, अब साइन के लिए रिपीट करेंगे तो C3 पे पहुंचेंगे, प्लस के C3 प्लस के C4x एंड बस 2 तक ही है, आगे नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपके, आगे नहीं जाएंगे। C1 C2 C3 C4 और साइन आ जाएगा, साइन बीटा एक्स, और ई की पावर में जो लिखा है ये पूरे की मल्टीप्लाई में अब लिख देंगे, ये पूरे की मल्टीप्लाई में यहां लिख देंगे ई की अल्फा एक्स, थोड़ा जगह कम है तो ई की पावर अल्फा एक्स यहां लिख दीजिए। ये देखिए ध्यान से, बीटा बीटा 2 बार रिपीट हो रहा, हमने भी 2 बार रिपीट करा, एक बार कोस के लिए रिपीट करा, एक बार साइन के लिए रिपीट करा है, और ई की पावर में अल्फा एक ही बार लिखेंगे, जितने बार रिपीट होगा इतनी बार हम कांस्टेंट को आपस में रिपीट करते चले जाएंगे। C1 आया फिर C2x आएगा, अगर और रिपीट है तो C3x², और रिपीट है तो C4x3 एंड सो इसी प्रकार रिपीट करते रहेंगे, कोस के साथ भी रिपीट करेंगे और साइन के साथ भी रिपीट करेंगे, और ई की पावर में अल्फा एक्स वैसे ही एक ही बार आएगा। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए कभी जरूरत पड़ जाए, इफ रूट्स, अगर रूट आपके पास अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में आ जाए, आई नहीं आया यहाँ पे, आई नहीं आया यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में हम जो सी एफ निकालेंगे वो निकालेंगे C1 कॉस हाइपोबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपोबोलिक रूट बीटा एक्स, और ई की पावर में अल्फा एक्स एक ही बार आएगा, ई की पावर में अल्फा एक्स एक ही बार आएगा। ये हुआ सी एफ निकालने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं और आपको क्लियर इजी वे में बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए d² अपॉन dx² की जगह आप d² भी लिख सकते हैं, d अपॉन dx की जगह d लिख सकते हैं, और प्लस के 12, और बाई आप बाहर ले लीजिए कॉमन, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि d ओवर dx को आप कितना लिख देते हैं, d लिख देते हैं, तो ये d² हो गया, d हो गया, ये पार हुआ, और आपने क्या करा, बाई कॉमन ले लिया, कोई भी समस्या नहीं है। सबसे पहले निकालते हैं AE एक्सिलरी इक्वेशन, AE क्या होती है, d की जगह m रख देते हैं, क्या रख देते हैं, d बराबर m रख देते हैं, कितना हो जाएगा आप m² 7m प्लस के 12 बराबर 0। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, तो फैक्टर कर लीजिए, कितने आ जाएंगे, m² 4m 3m प्लस 12 बराबर 0, m - 4 - 3 m - 4 बराबर 0, m - 3 आया और m - 4 आया, इसका मतलब m की वैल्यू 3 आई और एक 4 आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए अब हम सी एफ निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 e की m1x C2 e की m2x, ये m1 है और ये m2 है, और अगर और कोई रूट होता तो आगे m3 पर चले जाते। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, जो रूट का मैंने आपको अभी बताया, आप देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे पास सी एफ कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू, ये m1 है ये m2 है, तो e की पावर 3x e की पावर 4x, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें पीआई नहीं निकलेगा, क्योंकि पीआई निकालने के लिए क्यों क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, तो पीआई तो 0 आएगा,
पी आई अभी आगे जाकर आएगा, तो पी आई नहीं आएगा, तो यही इसका आंसर है। भाई हमारे पास आंसर क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, पी आई तो अपसेंट है, तो यही बाई बन जाएगा आपका, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसका ए कितना आ जाएगा, डी की जगह एम रख देंगे, एम की 3m प्लस 2 बराबर 0। इतना पार्ट लेते हैं, बाई नहीं लेते हैं। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। एम बराबर कितना रख दूं, 1 रख दूं। एम बराबर 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो m माइनस 1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैं इसमें m माइनस 1 बना लेता हूँ। m की 3 के साथ क्या लिखूं ताकि माइनस बना जाए, तो मैं इसके साथ m स्क्वायर लिख देता हूँ। हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। हमें क्या बनाना है, इसमें m माइनस 1 बनाना है, क्योंकि m बराबर 1 रखने से क्या आया है, 0 आया है। तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो m माइनस 1 कैसे बनेगा, m की 3 के साथ क्या लिख दूं कि m माइनस 1 आ जाए कॉमन लेके। तो m स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से घटा दिया। जब मैंने घटाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। अब मुझे लाना है -1, तो माइनस के m लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से m कॉमन लूंगा तो m माइनस 1 बचेगा। अब ये कितना है, देखो 3m है, तो मुझे बचा कितना, 2m। देखो 2m और m कितने हो गए, 3m तो थे, ये मैंने जोड़ा और ये मैंने घटाया ताकि मैं m माइनस 1 बना सकूं। प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से ले लीजिए m स्क्वायर कॉमन, m माइनस 1 बचा, यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, फिर m माइनस 1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 बचा। देखो m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1, तीनों जगह से m माइनस 1 आ गया। फैक्टर करने का ये तरीका है, चाहे तो आप भाग भी कर सकते हैं, m माइनस 1 से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो m माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस के m माइनस के 2 बराबर 0 आ गया। इसे लेंगे इफ m माइनस 1 बराबर 0 डेट इज m बराबर 1, एक रूट तो ये आ गया। अब इसे ले लीजिए इफ m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 बराबर 0, तो m स्क्वायर और 2m माइनस m माइनस 2 बराबर 0, तो कितना आया, m प्लस 2 माइनस 1 और m प्लस 2 बराबर 0, तो आया m माइनस 1 और m प्लस 2। तो m की वैल्यू आ गई है 1 और एक आ गई -2। हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई है, 1, एक यहाँ से आई है 1, एक यहाँ से आया -2। दो रूट क्या होगा, रिपीट हो गए, दो रूट 1 1 रिपीट हो गए। रिपीट वाला फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला, क्या हो गया सी एफ इसका C1, हम भी रिपीट कर देंगे C2, x लगा देंगे और e की पावर में ये रूट पहली बार आएगा e की x, जो कि m1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू -2 है। C1 आ गया, C2 आ गया। अब हमें कहाँ क्या लेना, C3 लेना, और ये वाला रूट अब अलग लिख दीजिए, e की पावर -2x, और पी आई निकलेगा नहीं क्योंकि 0 आएगा, तो बाई इसका यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया तो मैं और भी कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराने जा रहा हूँ। डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चनों पर, देखिए ध्यान से। पहले इसी कर लेते हैं। डी की जगह इसकी जगह डी लिख देंगे, डी की 3 -8 बाई बराबर 0। अब ए निकालेंगे, डी की जगह m रख देंगे, डी की जगह कितना रख देते हैं m की 3 -8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, m की 3 -2 की 3 बराबर 0। क्या आए, m -2, a क्यूब माइनस b क्यूब निकालेंगे, क्या आया, m स्क्वायर प्लस 4 और कितना आ जाएगा प्लस के 2m बराबर में कितना आ जाएगा 0। तो कितने कितने फैक्टर आ गए, एक तो यहां से आ जाएगी m की वैल्यू 2, इफ m -2 बराबर 0, m बराबर 2। इफ m स्क्वायर इसे ले लीजिए, 2m प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस 2m प्लस 4 हो जाएंगे कितने, m बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। m बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 चौक 16, 16 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, माइनस के 12 अपॉन 2 कितने आ जाएंगे -2 प्लस माइनस 4 या 12
2√3 और आई भी आएगा क्योंकि माइनस की जगह आई लिखेंगे अपॉन 2। तो इसके फैक्टर आ गए -1 प्लस माइनस i√3, 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा। एक तो आई एम की वैल्यू 2 और एक एम की वैल्यू कितनी आई है -1 प्लस के i√3, मतलब ये आई है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म। अल्फा की जगह -1 और बीटा की जगह √3। सही है कि नहीं सही है? तो इसका CF क्या होगा, पहले इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला C1 e की पावर 2x। कोई समस्या नहीं है। अब इसके लिए लगाएंगे प्लस C1 आ गया, अब आएगा C2 कोस, मैंने बोला था बीटा x होता है, बीटा की जगह क्या है √3x प्लस C2 C3 आएगा और साइन बीटा x। क्या फॉर्मूला बताया था बताइए। और e की पावर में अल्फा x, अल्फा की जगह कितना है -x, यही इसका बाई है क्योंकि पीआई निकलेगा नहीं, यही इसका आंसर है। नहीं आया समझ में आपके? मैंने क्या बताया था, अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ जाए तो CF बराबर होता है C1 कोस बीटा x C2 साइन बीटा x और e की पावर में अल्फा x। तो भैया बीटा की जगह तो है √3 और अल्फा की जगह है -1, तो मैंने कुछ करा थोड़ी ना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी है और आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आ गई होंगी और आनी भी चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। इसका इसे लिख सकते हैं d की 4 d की 3 2d -1 बाई बराबर 0। इसका अगर a निकालेंगे एक्चुअली इक्वेशन तो हो जाएगा m की 4 2m की 3 -2m -1 बराबर 0। जरूरी नहीं है कि आप d की जगह m रखें, खाली d की फॉर्म में भी कर सकते हैं और d की फॉर्म में जो फैक्टर आएंगे वो भी लिख सकते हैं। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, इसके साथ तो इसे लिख लो m की 4 -1 और माइनस के 2m की 3 और -2m एक साथ ले लेते हैं। इसे लिख लीजिए m² + 1 और m² - 1 a² - b² और -2m यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो कितना बच जाएगा m² + 1। तो फैक्टर हो गए आपके पास m² + 1 और m² - 1 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। चलिए पहले से ले लेते हैं, इफ m² - 1 बराबर 0, m बराबर आ जाएगा ±1, दो वैल्यू आ गई आपकी। अब इसे ले लीजिए, इफ m² + 1 बराबर 0, m² -1 और m² बराबर -1 को लिखेंगे i², तो m बराबर आ जाएगा ±i। चाहो तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0, क्या लगा दीजिए 0। एक वैल्यू तो आपके पास ये आई है और एक ये आई है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए m की वैल्यू आई, एक तो आई +1, एक आई -1 और एक आई 0 ± i, एक आई 1, एक आई -1 और एक आई 0 ± i। अब CF निकालेंगे, पहले 1 के लिए लगाइए फॉर्मूला, पहले 1 के लिए लगाइए C1 e की x, m1 की वैल्यू 1 है। अब इसके लिए लगाइए C2 e की -x। अब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लगाएंगे, C1 आ गया C2 आ गया, अब आएगा C3 cos x क्योंकि बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 1, C4 sin x क्योंकि बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 1 और e की पावर में लिखेंगे 0, e की पावर में लिखेंगे 0x क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और e की 0 कितना होता है 1 होता है, चाहे आप लिखो या मत लिखो। तो आंसर आया C1 e की x, C2 की -x प्लस C3 cos x, C4 sin x। नहीं आया समझ में आपके? तो यही y है क्योंकि pi इसमें निकलेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। देखिए आगे देखिए, फॉर इसे लिख सकते हैं 2d³ माइनस के 2d माइनस के 1 बाई बराबर 0। ए निकाल लेते हैं, ए में बाई नहीं लिखेंगे, m की 4 d बराबर m रख देंगे, m की 4
2m3 -2m -1 बराबर 0। m4 -1 एक साथ लिखिए और -2m3 और -2m बराबर 0 अलग कर लीजिए। इसे एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, मतलब a² - b², यहाँ से -2m कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा, m², कितना बचेगा, m² + 1। ठीक है, तो ये कॉमन ले लीजिए, m² + 1 कॉमन आया, क्या बचा, m² - 1 -2m, m² + 1 बराबर 0। अब इसके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इफ m² + 1 बराबर 0, m बराबर आएगा -1, हम इसे लिख सकते हैं i², तो m बराबर आया ±i। ठीक है, इफ m² - 2m -1 बराबर 0, फैक्टर तो होने नहीं है इसके, फॉर्मूला लगा देंगे, -b ± b² - 4ac/2, तो m बराबर 2 ± कितना हो गया 4, और 4 ही आया 8, तो m बराबर कितना आ गया, 4 × 8, 2 ± 2√2/2, तो कितना आया ये 1, 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 1 ± √2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, एक तो आई ±i और एक आई 1 ± √2। ठीक है, अब इसे 0 लिख लीजिए, तो ये बनी α ± i बीटा की फॉर्म, और ये बनी α ± √β की फॉर्म। पहले इसके लिए लगा देते हैं, CF बराबर C1 cos βx, बीटा की जगह 1, C2 sin βx, बीटा की जगह 1, और e की पावर αx, अल्फा की जगह 0, प्लस, अब इसके लिए लगाएंगे, C1 आ गया, C2 आ गया, C3 cos, इसमें क्या आता है हाइपरबोलिक √βx, प्लस C3 के बाद C4, cos के बाद साइन हाइपरबोलिक √2x, और e की पावर में अल्फा a की बार आएगा x, और अल्फा की जगह है 1, समझ में आ गया आपके। तो यही आंसर है, C1 cos x, C2 sin x e की 0 1, और C3 cos हाइपरबोलिक √2x, C4 sin हाइपरबोलिक √2x, और e की पावर में x, यही y है आपका, क्योंकि pi तो इसमें निकलने वाला है नहीं। चलिए, इसमें इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा एक तरीका और है, दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि दूसरे तरीके से कैसे लिख, यहां से यहां तक ऐसे ही रहने दो, C1 cos x, C2 sin x, इसे लिखेंगे e की x। एक तरीका और है इसे लिखने का, e की x, C1 आ गया, C2 आ गया, C3 cos हाइपरबोलिक √2x, और C4 ऐसे करके भी लिख देते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ होगा, e की x, C3, और बस cos लिख देते हैं, या तो cos लिख दो या sin लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो cos लिख दो या sin लिख दो, चाहे sin भी लिख सकते हैं, यहाँ पे cos भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिए, ये भी सही है। यहाँ पर sin भी लिख सकते हैं, या cos और sin एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट जो है फिर अलग अलग जाएंगे। अब यहाँ पे अगर cos या sin कोई सा एक लिखना है तो कांस्टेंट कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए, दोनों तरीके आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए इसे और देख लीजिए, इसका a कितना आ जाएगा, m² + 1 का क्यूब, m² + m + 1 का स्क्वायर, बाई नहीं लिखेंगे, ठीक है, बाई नहीं लिखेंगे। चलिए
अब इसके फैक्टर करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले इसे ले लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब बराबर 0। देखिए पावर 3 हटा दीजिए यहाँ से, तो एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आएगा, लेकिन 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब समझ रहे हैं कि 3 यहाँ से हटाया है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसे आप 3 बार लिखेंगे। तो एम इसे लेके इधर ले जाइए, तो एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आई, लेकिन कितनी बार? 3 टाइम। एक फैक्टर तो ये हो गए। अब इसे ले लीजिए, इफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0। स्क्वायर ऐसे हटा दिया, 2 टाइम। कितनी बार आएगा? जो भी आंसर आएगा वो 2 बार लिखेंगे। तो एम बराबर इसके फैक्टर कर लीजिए, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एम बराबर -1 प्लस माइनस 1 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का, तो उसे आई स्क्वायर लिख लेंगे, मतलब i√3 आ जाएगा, i√3 अपॉन 2। कितनी बार आ जाएगा? 2 टाइम। तो एक तो फैक्टर हमारे पास ये आए हैं 3 टाइम, एक ये आए। अब देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे। इसे आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम मतलब ये प्लस माइनस आई 3 बार है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, चलिए। प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई, ऐसे करके लिखेंगे। रिपीट है 3 बार, ये 2 बार रिपीट है। -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। ये आए इसके फैक्टर, ये आए हैं इसके फैक्टर। अब इसका CF कैसे निकालेंगे? इसका CF देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकाल। पहले इसके लिए लगाएंगे रिपीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रिपीट, जहाँ रूट रिपीट होते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x², इस तरीके से। पहले कोस के लिए लगाएंगे, फिर साइन के लिए लगाएंगे। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में कोस और साइन आते हैं, फिर e की पावर में अल्फा एक्स आता है। तो पहले c1 आया प्लस c2x आया प्लस c3x² आया, क्योंकि 3 बार रिपीट है। अभी तो ये कोस के लिए लिखा है मैंने। अब साइन पर आ जाइए, c1 c2 c3 c4 c5 c6x और साइन x। समझ में आया आपके? और e की पावर में 0x, e की पावर में 0x एक ही बार लिखेंगे। लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि e की 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया है। अब इसके लिए आ जाइए, ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो अब प्लस c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 2 बार रिपीट है, c8x आगे नहीं लिखेंगे। कोस के एंगल में आता है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2x। अब साइन पर आ जाइए, c7 c8 c9 और c10 x क्या आ जाएगा? साइन √3/2x। और e की पावर में कितना आ जाएगा? e की पावर में -1/2 और x। e की पावर में कितना आ जाएगा? -1/2x। तो यही बाई है, क्योंकि pi इसमें निकलेगा नहीं। तो आई होप आपको कम से कम अभी CF निकालना आ चुका होगा। हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप में हम PI निकालना सीखेंगे। और कम से कम अगले वीडियो में आपको 2 तरीके से PI निकालना जरूर सिखा दूंगा। हो सकता है वीडियो 3 बन जाए या 4 बन जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरीके से समझा दूंगा। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएंगी, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। नमस्कार।